न्यूज 18 इंडिया की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। यूपी में एसपी और बीएसपी के बीच घोषणा होगी कि कल अखिलेश यादव और मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे गठबंधन की घोषणा। 4 जनवरी को न्यूज 18 ने सबसे पहले बताया था कि यूपी में एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन होगा और दोनों ही दल 37 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर दिल्ली में 4 जनवरी को अखिलेश यादव और मायावती के बीच बैठक भी हुई थी और अब कल दोपहर 12 बजे इस गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव और मायावती औपचारिक ऐलान करने जा रहे हैं। जो संयुक्त प्रेस होने जा रही है, इस दिन का इंतजार इस देश के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, छोटे व्यापारियों, पिछड़े दलितों, मुसलमानों को बहुत दिनों से इंतजार था और कल से ये तय हो जाएगा कि जो दिल्ली में चौकीदार बैठे हैं उनकी चौकीदारी जाने वाली है। महागठबंधन में शामिल है और मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं तो कल से यहीं हूँ। 2 सीट बताया जा रहा है कि आरएलडी को दी जा रही है। अभी सीटों की बातचीत नहीं हुई। कहीं अजीत सिंह खुश नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक जीवीआर शास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय, समाजवादी पार्टी से अनिरुद्ध सिंह और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अजीत सिंह से पहले हम राब्ता करेंगे लखनऊ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत सिंह जो आरएलडी से हैं वो अभी भी सीटों पर नाखुश नजर आ रहे हैं। आरएलडी की मांग यह है कि उन्हें कम से कम 5 सीटें चाहिए। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर वो लड़ना चाहते हैं, जिनमें बागपत भी शामिल है, उन्होंने नामांकित किए हैं। लेकिन उधर अखिलेश यादव के खेमे से यानी समाजवादी पार्टी से और बीएसपी से यही आवाज आ रही है कि देखिए कि सब की सारी जो सीटों की बातचीत है वो हो चुकी है और कहीं आरएलडी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। 4 जनवरी को ये न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले कहा था कि सपा बसपा के बीच गठबंधन होगा, कांग्रेस को कोई जगह नहीं मिलेगी। बस हाँ, रायबरेली और अमेठी जो हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है कि वहाँ पर सपा और बसपा अपने कैंडिडेट्स नहीं लड़ाती, तो वहाँ पर स्ट्रेट फाइट होगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच। बट उसके बाद कांग्रेस लगता है अपना ही 16 सीटों की मांग कर रहे थे, अब 16 लड़ना पड़ेगा उनको वहां पर अगर उत्तर प्रदेश में लड़ना है। उन्होंने भी करीब 30-40 सीटें कही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुकाबला होगा वो मोदी बनाम अखिलेश माया। महागठबंधन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। किस तरीके से कहीं ना कहीं नहीं लगता कि वैसी कामयाबी उत्तर प्रदेश में आप लोग नहीं दोहरा पाएंगे? जिनकी कार्यपद्धति एक नहीं है, जिनकी विचारधारा एक नहीं है, जिनका नेता के बारे में एकरूपता नहीं है, ऐसे सब लोग निगेटिविज्म के आधार पर मोदी जी को रोकने के लिए इकट्ठा आ रहे। ये देश नकारात्मक ताकतों पे कभी भरोसा नहीं करता। लोग मोदी जी में ताकत देखते हैं। मोदी जी ने जो विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है, इसका पूरा परचम देश में लहरा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जब ये पूरा का पूरा गठबंधन होगा, शिवपाल जी की क्या प्रतिक्रिया होगी? ये जो गठबंधन है बसपा सपा का गठबंधन हो रहा है? पहले तो बहुत झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, और जेपी गेस्ट हाउस का दोनों पार्टियों में दुश्मनी है, समझ रहे हो? दुश्मन मिल रहे हैं, तो मोदी जी की घबराहट है। ये बताइए तो उसका जवाब क्या, कैसे मोदी जी देंगे? पूरे देश को सबको मालूम है ये 56 इंची जो सीना है इस बार 66 इंच का हो गया है। ये जो 10% का किया है, ये सही किया है कि नहीं? सबको साथ लेके चलने वाली बात की है कि नहीं है? और मुलायम जी, इस गठबंधन पर मुलायम जी क्या बोले? अब अखिलेश ने जाकर गठबंधन कर लिया, अब पता नहीं कैसे गठबंधन हो गया, कहाँ जाकर आकर हमसे कोई चर्चा नहीं की, बात नहीं की। हमें मायावती 1% पसंद नहीं। हमारा झगड़ा उनसे 25 साल हमारा झगड़ा चला। अब कैसे जाकर गठबंधन हो गया, किसको पूछा? अब ये गठबंधन का हमारा कोई आशीर्वाद नहीं, ये बेमेल गठबंधन। आपको पता है?
राजू श्रीवास्तव कमाल के मिमिक है, लेकिन एक बात है कि 10% कोटा रिजर्वेशन जो है उसकी वजह से क्या सवर्ण टिकेंगे? क्या सवर्ण के बल पर उत्तर प्रदेश में आप चुनाव जीत सकते हैं? ये पूछा जाए अनिला सिंह जी से, क्योंकि सपा बसपा का जो कॉम्बिनेशन है और उसके साथ अगर आरएलडी जुड़ गया अनिला सिंह जी, तो कम से कम 50 to 51% जो वोट शेयर है उस पर ये भारी होंगे, ये हावी होंगे। तो आप कैसे लीजिएगा 50% वोट शेयर उत्तर प्रदेश में? देखिए, हर चुनाव जो है उसका जो लड़ने का ढंग होता है, जो वोटर्स का माइंडसेट होता है, या मैं कहूँगी कि राजनीतिक दल के जो नेता हैं जिस आइडियोलॉजी और जिस स्ट्रेटजी के साथ रण में उतरते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। हर चुनाव का अलग होता है, चाहे वो विधायी का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री हो, चाहे वो लोकल बॉडीज का हो। जब भी होगा एक नई रणनीति के साथ होगा, क्योंकि किसी ने सोचा था कि सपा बसपा जो एक दूसरे के जानी दुश्मन इकट्ठे आ जाएंगे। इतना तो आप मानेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ भाजपा की रणनीति है, वो आपके डीएनए में घुस गया है, कि जुड़ा हुआ है आपके डीएनए से कि कैसे कांग्रेस का विरोध किया जाए। पर जहां दूसरी पार्टियां आती हैं, स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियां आती हैं, वहां पर आप कहीं ना कहीं चूक जाती हैं। ये देखने को मिला है। अजीत सिंह लखनऊ से हमारे से जुड़ रहे हैं। अजीत, बताइए ग्राउंड पर क्या रिएक्शन है? क्या जो उत्तर प्रदेश के जो सामान्य जन हैं उनमें एक अब विडंबना होगी कि भाजपा की तरफ उनका रुझान हो, कि सपा बसपा का जो एक गठबंधन है उसकी तरफ उनका रुझान हो? दलित, यादव, जाट, अगर हम इनको देखें तो ये कैसे सोचेंगे? देखिए आनंद, बिल्कुल ये बात तो साफ हो चुकी है कि अब बीजेपी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2014 के हम बैक में जाएं, 2014 का इलेक्शन देखें तो 31 सीटें, 31 सीटें ऐसी थी जिसपे समाजवादी पार्टी नंबर 2 थी, और 34 यानी 34 सीटें थी जिसपे बहुजन समाज पार्टी नंबर 2 पे थी। यानी 65 सीटें ऐसी थी अगर एक साथ उस वक्त चुनाव लड़ते तो भी परिणाम कुछ और होता। और आज दोनों दल एक साथ हैं, ऊपर से आरएलडी भी उनके साथ, यानी जाट और मुसलमान, ये एक फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करता है। इसके अलावा जो पूर्वांचल की बात करें, जहां पर अभी बहुत सारी सीटें से एक तरीके से कहा जाए बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, तो वहां भी इनके लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि जो गठबंधन का फार्मूला है उन्होंने बहुत सोच समझ के अखिलेश और मायावती ने इस गठबंधन का जो फार्मूला तैयार किया है, तय किया, वो काफी परेशान करने वाला, क्योंकि अखिलेश राहुल गांधी, सोनिया गांधी यानी दोनों सीटों को छोड़ेंगे। इसके अलावा जो ओम प्रकाश राजभर उनके लिए एक सीट छोड़ी जा रही है, और अनुप्रिया पटेल अपना दल यानी मिर्जापुर की संसदीय क्षेत्र पे भी गठबंधन अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा। यानी बैकवर्ड जो सियासत एक तरीके से जो बड़ा वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश अखिलेश यादव और मायावती की तरफ से की जा रही है। यानी अब बीजेपी को सबसे लड़ना होगा। अघोषित तौर पर एक तरीके से कहा जाए कि जो गठबंधन है वो कांग्रेस का विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस का एक तरीके से समर्थन कर रही है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव है, ये मैसेज देने की कोशिश अखिलेश यादव और मायावती की तरफ से किया जा रहा है। और कल 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब ताज होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे और गठबंधन का ऐलान होगा, और 2.5 दशक बाद अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और बसपा एक मंच पर दिखाई देगी, दोनों के राष्ट्रीय मुखिया होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आज अखिलेश यादव किसी वक्त मायावती से मुलाकात करेंगे, क्योंकि दोनों ही लखनऊ में हैं, तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और ओम प्रकाश राजभर, अभी थोड़ी देर पहले उनके बेटे जो अरुण राजभर है राष्ट्रीय महासचिव है, उनसे बात हो रही थी कि अगर सामाजिक न्याय की रिपोर्ट बीजेपी लागू नहीं करती है तो वो भी अपना रास्ता, नया रास्ता चुनेंगे, और वो कतई बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो उनकी जो राजनीति है, पिछड़ा आज पिछड़ा, दलित महादलित, उसके साथ खड़े हैं, ना कि बीजेपी की नीतियों के साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब बीजेपी को कैसे पार लगाएगी, बीजेपी अपनी चुनौती कैसे इसका सामना करेगी। और एक बात और साफ कर दिया गठबंधन ने आनंद, कि वाराणसी यानी जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं उस सीट पर भी गठबंधन अपना संयुक्त प्रत्याशी उतारेगा। यानी अब बीजेपी किस तरीके से इसका मुकाबला करेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो अजीत सिंह कह रहे थे कि अभी हम तय नहीं है क्या सीटों पर किस तरीके का फार्मूला, उन्होंने 5 सीटें मांगी थी आनंद, जिसमें अमरोहा, बागपत, हाथरस, मुजफ्फरनगर समेत मेरठ 5 सीटें मांगी थी, जिसमें 3 सीटों की बात अखिलेश यादव ने कही थी, जबकि मायावती ने गठबंधन के फार्मूले के हिसाब से उन्हें 2 सीटें दी थी, और 1 सीट अखिलेश यादव ने कहा था कि हम अपने कोटे से देंगे, ना कि गठबंधन के कोटे से। तो 3 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। अब यह बात साफ हो गई है कि बीजेपी आखिर इसका सामना आप कैसे करेगी। 42% से अधिक वोट शेयर गठबंधन के पास चला जाता है आनंद। 42% से अधिक वोट शेयर गठबंधन के पास तो चला ही जाता है, लेकिन अगर हम देखें 2014 से 2017 की तरफ जो अगर रुझान हो और 2-3 साल में, तो उनका जो शेयर था वो बढ़ गया था और बीजेपी का घट गया था। अंबिकानंद जी, अब आप मुझे बताइए कि जो इन्होंने अब 2 छक्के लगाए हैं, जो इनका प्रॉब्लम है, जो एक तो ये 10% कोटा हो गया, और दूसरी बात है जो किसान को कम से कम उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो ये मोदी किसान स्वैप है, इसके बल पर क्या वो कुछ जो वोट्स उनसे जा रहे थे उनको रोक पाएंगे? ये समीकरण की गणित कैसे लग रहा है आपको भाजपा के लिए?
देखिए, इसमें 3 प्रमुख बिंदु हैं आनंद, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहला, उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी ताकतें हैं, सपा, बसपा और भाजपा। तो अगर कोई 2 मिल जाएं तो तीसरे का खेल खत्म। इसमें ज़्यादा कुछ बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 मिल गए, नंबर 1। दूसरा, आपने 10% से इसको जो जोड़ के बोला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मंशा जो भी हो मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की, ग्राउंड लेवल में जब ये आई है बात, तो यही चलन है कि ये तो सवर्णों को मिल गया, ये परसेप्शन बन गया। राजनीति परसेप्शन से बनती है। तो सवर्णों को अगर मिल गया तो दूसरी तरफ अगर बैकवर्ड कंसोलिडेशन, बैकवर्ड बैकलैश जिसको हम कह सकते हैं, हाँ। वो जबरदस्त होगा, वो होना ही है, अवश्यम भावी है। और ये गठबंधन जो बन रही है, इसमें अगड़ी जातियां हैं नहीं, उसके लिए मोहरा कांग्रेस पार्टी है। हाँ, कि कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी तभी गठबंधन का भविष्य उज्जवल है। अगर वो 2, 4, 6% भी अगड़ी जातियों का या ब्राह्मणों का वोट काटते हैं, तो उदाहरण मैं दूंगा, 2012 में जहां जहां कांग्रेस पार्टी असेंबली चुनाव में 5000 से ज्यादा वोट पाई, वहां सपा जीत गई और अकेले सरकार बनाने में सक्षम हो गई। ये उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं। अब यहां पे समझिए इस बात को कि अगर 2017 की फिगर लें तो इनको जोड़ के 45% हो जाता है जी। लेकिन चुनाव में एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको जब हम लोग न्यूज़ आइटम लिखा करते थे अंग्रेजी अखबार में, तो कहते थे बारिंग लास्ट मिनट स्विंग्स। हाँ। ये फ्रेज आता था। हाँ। तो ये लास्ट मिनट स्विंग होता क्या है? ये होता है जनरल माहौल। अच्छा। जनरल माहौल। और जनरल माहौल आज की डेट पे है कि मोदी जी 2014 वाले मोदी जी नहीं हैं और न ही 2014 वाले राहुल जी हैं। जहां मोदी जी कमजोर हुए हैं वहां राहुल मजबूत हुए हैं। लेकिन इन दोनों को इंडिविजुअलिटी पॉलिटिक्स से जरा दूर हटके आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया कि जनता में तो मोदी जी राहुल जी लड़ते हुए नजर आते हैं जी। लेकिन भाजपा का असल चैलेंज हर उस स्टेट में है जहां रीजनल पार्टी मजबूत है। अभी अच्छा। आप तेलंगाना चलिए में चुनाव चलिए, हुआ। अब जरा अनिरुद्ध सिंह और जीवीआर शास्त्री को से भी जरा पूछते हैं। अनिरुद्ध सिंह, ये जो है सपा बसपा का जो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पिछली बार जब भी इतिहास गवाह है कि सपा बसपा जब भी जुड़े हैं जीते हैं, इतिहास गवाह है, पर ये जब भी जुड़े हैं वो टूटे भी हैं, बिखरे भी हैं, और जब बिखरे हैं तो वो स्टेट का सत्यानाश हुआ है। अब आप मुझे बताइए ये कितना टिकाऊ है ये गठबंधन? नहीं, ये इस पे प्रश्न जो आप सवाल लगा रहे हैं यही गलत है। अभी तो कि टूटेंगे कैसे, टूटेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये तो भविष्य की बातें हैं। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर होता है तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये ऐसा गठबंधन हो रहा है जो ताउम्र चलेगा। मगर आज की परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए और जो एक गठबंधन कर रहे हैं दोनों पार्टियां जो कल बैठ रही हैं, उससे प्रतीत हो रहा है कि भयभीत ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल भयभीत हैं। और उससे जो इनको जो अच्छा 2-3 राज्यों में चुनाव हार कर आए हैं, उसका परिणाम अभी इनको देखने को मिल गया है कि क्या हालत है इनके। तो अब इसलिए अब ये सीबीआई कभी छोड़ देते हैं, कभी आरबीआई छोड़ देते हैं पीछे। अब इनको समय इनका बच नहीं रहा है इन लोगों का। तो अब आने वाले समय कल तक इंतजार करिए, कल मालूम होगा कि एक तो आपने आपको अनिला सिंह जी, आप सांप्रदायिक ताकत हैं, दूसरा आपने सीबीआई को छोड़ दिया है इसलिए क्योंकि आप गठबंधन से घबरा गई हैं। अब आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन जो अभी अनिरुद्ध जी ने कहा है उसका खंडन तो जनता ही कर देगी। जब ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल फोर्स है, तो जनता पूछेगी ना कि जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की जो समाप्ति कराई है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ही कराई है क्या? वो मुसलमान बहनें नहीं हैं, वो किसी और धर्म की हैं क्या? प्रश्न इन्हीं से पूछ लिया जाएगा। और अभी अभी अनिरुद्ध जी ने कह दिया कि ये गठबंधन ऐसा तो है नहीं कि ताउम्र का गठबंधन है। बिल्कुल सही, यही बात तो हम भी कहेंगे ना जनता के बीच में जाकर कि अवसरवादिता। देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करी, मुझसे प्रश्न पूछा गया, मैं उसका उत्तर जवाब दीजिए, मैं देता हूं। तो हम भी यही कहेंगे ना, ये अवसरवादिता है। अगर 2014 के नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में नहीं है तो ये सारे के सारे लोग इकट्ठे क्यों आ रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? अखिलेश यादव जी, मायावती जी, दोनों बहुत बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। इनकी अपने आप में बहुत शक्ति है।
तो क्या शक्ति कमजोर पड़ गई, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं? ये भय है और केवल भय है नरेंद्र मोदी। पर कहावत तो ये है कि 1 और 1 11, ये तो फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम कर सकती है जीवीआर शास्त्री। और आप जो है, मैं जब आपकी बात कर रहा हूँ, यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो ऊपर से अपर कास्ट वोट को डिफ्यूज करने का काम करेगी। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये भी याद पर ये टू मेनी कुक्स नहीं है, 2 ही कुक्स हैं। टू मेनी तो है ही नहीं, वही तो बात हुई। जीवीआर शास्त्री उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा, बैठे हुए हैं भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं हो रहा, ये भारतवर्ष का चुनाव हो रहा है। दूसरों पे आरोप लगाते हो। जम्मू कश्मीर में क्या किया आपने? आपने उसके साथ गठबंधन किया जो मुफ्ती के साथ में। जम्मू कश्मीर की जनता को देंगे, जनता को नहीं देंगे। जनता आपको जब वो जो गठबंधन हुआ था वो सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ था। मजबूत होकर देखिए उभरे हैं, इसी डर की वजह से अलग अलग राज्य में नरेंद्र मोदी जी को देखिए अनिरुद्ध, जितना आप जम्मू कश्मीर का हवाला देंगे उतना मैं कर्नाटक का हवाला दूंगा, जहां कुमार स्वामी आज खून के आंसू रो रहे हैं। सब लोग इस तरह से जहां खून के आंसू रो रहे हैं कुमार स्वामी, देखिए सबसे बड़ा टेम्पलेट वही है। आज आप खुल के आप आइए ना, सबसे सुनिए तो सही, सबसे बड़ा टेम्पलेट वही है कि जहां जहां आपने गठबंधन बनाया वहां चीफ मिनिस्टर खून के आंसू रो रहा है। कांग्रेस ने खड़ा किया जेडीएस को, कुमार स्वामी रो रहे हैं। अभी वहां मध्य प्रदेश में आपने सहारा दिया है कमलनाथ को, अब मायावती जी रो रही हैं। वहां राजस्थान में आपने सहारा दिया अशोक गहलोत को, वहां समाजवादी पार्टी रो रही है, क्योंकि आप सबको तकलीफ हो रही है कि आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं आपकी बात को मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अच्छा ठीक है, सपा बसपा के बीच में गठबंधन हो गया, चीफ मिनिस्टेरियल फेस कौन होगा, या लीडर फेस कौन होगा, प्राइम मिनिस्टेरियल फेस कौन होगा, आगे जाके लीडर कौन होगा, फेस कौन होगा इस गठबंधन का? मायावती जी होंगे कि अखिलेश यादव? आनंद जी, अभी कल तक का इंतजार करिए सब लोग। कल दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इतना किसी को हड़बड़ाने की जरूरत है ही नहीं। जब इतने दिन काट लिए हैं तो चुनाव के 86 दिन बचे हैं, उसमें से एक रात और गुजार लीजिए। कल सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नेता होगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं जीवीआर शास्त्री से बात करूं, अशोक गहलोत ने गठबंधन पर कुछ टिप्पणी की है, सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी आपस में नजदीक आएंगी, क्योंकि हमारा ध्येय है देश को बचाना, हमारा ध्येय है संविधान की रक्षा करना, हमारा ध्येय है लोकतंत्र को बचाना, जो आज खतरे का अंदर देश के अंदर। क्या आपको लगता है कि देश खतरे में है जीवीआर शास्त्री? क्या आपको लगता है कि मोदी को हराना है, ये एजेंडा हो सकता है गठबंधन का? क्या ये एकमात्र एजेंडा है? आपका एजेंडा डेवलपमेंट नहीं, आपका एजेंडा ये नहीं कि आपका दृष्टिकोण क्या है देश के लिए, पर आपका बस एजेंडा ये है कि कुछ भी हो भाजपा मोदी को हटाओ। ये क्या एजेंडा हो सकता है गठबंधन के लिए? क्या इस एजेंडा को लेकर आप जनता के पास जा सकते हैं? जीवीआर आनंद, इस पूरा प्रकरण को आप 3 मुद्दे पे देख सकते हो, 3 पहलू है। हाँ। एक तो एक ऐसी पहलू है देश की तरफ है, मोदी जी कोई गलत नहीं है, मोदी जी ऐसा कोई गलत है करके मैं कभी कहा नहीं। मोदी जी का जो विचारधारा है, क्योंकि जिस तरीके से इस देश बनी, क्योंकि चाहे किस तरीके से हो, ये एकदम बदलाव नहीं ला सकते। वो सही हो सकते हैं, लेकिन वो सही circumstances and scenario has to be matched with situation. Circumstances and scenario in our terminology, we say circumstances and scenario should match with scenario. तो सिनेरियो को, मतलब उस सिनेरियो के बारे में समझने में 2014 में जो मोदी जी आए थे, व्यक्तिगत तौर पे उनको बीजेपी से सिर्फ 3-4 लोगों से उनकी खिलाफ था। क्योंकि बीजेपी के अंदर आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी जी के बाद ऐसा कोई मास पुलर नहीं है। लेकिन तो, मोदी जी उभर का है, नहीं सुनो मेरा पूरा सुनो, मोदी जी उभर का है, उभर का है। उस टाइम पर पूरा देश में एक ऐसी माहौल था, क्योंकि 20 से 25% की खिलाफ वोट थी। बीजेपी नहीं जीते थे, कांग्रेस हारी थी। जो कांग्रेस हार की जो वोट है वो 20-25% थी। अब आज की डेट में मोदी जी ये कह रहे साउथ में खड़े होकर चिल्ला रहे जो 150-160 सीट एक भी नहीं मिलेगा। मोदी जी को मारेंगे वो आपका कहना है कि उन्हें एक भी नहीं मिलेगा, पर मैं नहीं, पर आप देखिए विषय को समझिए कि अगर सपा और बसपा आज जुड़ रहे हैं तो क्या एक ही एजेंडा है कि मोदी को हराना है? तो क्या इस एजेंडे के साथ आप जनता के पास जा सकते हैं अनिरुद्ध सिंह? क्या आप उनको जाके ये कह सकते हैं देखिए पहले तो इसको हरा दे, उसके बाद देखे करना क्या है? नहीं, ये एजेंडा हो सकता है? एजेंडा मोदी हराना नहीं है, एजेंडा है देश को बचाना।
संविधान को बचाना। कौन सा अच्छा आप मुझे बताइए देश कैसे खतरे में है? देश खतरे में है, बताइए कैसे खतरे में? व्यापार खतरे में है, आप मुझे बताइए कि 2012, 13, 2010, 11, 12, 13 के मुकाबले 2014, 15, 16, 17, 18 में देश कैसे खतरे में है? देश को आप मुझे समझाइए। आप समझिए। आप अगर नहीं समझ रहे हैं आनंद जी तो मुझे लगता है आपको समझना पड़ेगा। समझाइए, क्योंकि यही तो आपको जाके जनता को समझाना है कि देश कैसे खतरे में है। मुझे बताइए। देश में रोजगार नहीं है। अच्छा। देश में व्यापारी परेशान है। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, देश का व्यापारी परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का जवान परेशान है। आप कर क्या रहे हैं? 2008 में देश का किसान परेशान नहीं था, 2012 में देश का जवान परेशान नहीं था, 2013 में बेरोजगारी नहीं थी, 2004 में बेरोजगारी नहीं थी, 1999 में बेरोजगारी नहीं थी, 1999 में शिक्षा का इशू नहीं था, 1999 में किसान का इशू नहीं था, 2004 में कभी किसी 1947 से लेकर 2019 तक कोई एक वर्ष मुझे गिना दीजिए जो आपने ये इशू गिनाए हैं वो कभी नहीं थे। अरे बताइए तो सही। मगर आपको जो आज मुझे बताइए। अरे आप सही आंकड़े देखिए, आप बताइए ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका एजेंडा क्या है? मैं आपको क्यों वोट दूं? अगर मैं नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूं और मेरा वोट यहां का है तो आप मुझे बताइए मैं आपको क्यों वोट दूं? 4 साल मोदी की खिलाफत करने के लिए आपको वोट दूं मैं? नहीं, आप 4 साल 8 महीने। अरे मोदी की खिलाफत करने के लिए मैं आपको वोट दूं सिर्फ? तो आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं? अरे आप मुझे बताइए आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं? आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं? हम लोगों ने जो किया है उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। अरे आप मुझे अरे आप देश के लिए क्या करने वाले हैं? अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अनिला सिंह, दूसरों का तो अनिला सिंह आप मुझे बताइए। आप जरा अनिला सिंह से पूछते हैं। अनिला सिंह आप मुझे बताइए, मुझे ये नहीं पता करना। अनिला सिंह जी, अनिला सिंह जी, अनिरुद्ध जी, चलिए जो सवाल मैंने आपसे पूछा, अरे जो सवाल, रुक जाइए जीवीआर एक मिनट, मैं जरा अनिला सिंह से वही सवाल जो मैंने अनिरुद्ध सिंह से पूछा। अरे सुनिए, अरे एक सेकंड रुकिए। मैं कह रहा हूं जो सवाल मैंने अनिरुद्ध सिंह से पूछा वही सवाल मैं अब अनिला सिंह से पूछता हूं। अनिला सिंह जी आप मुझे बताइए कि 2018-2019 में मैं उत्तर प्रदेश नोएडा का निवासी हूं, लोकसभा चुनाव में मैं भाजपा को क्यों वोट दूं? क्यों मैं मोदी को वापस वोट दूं? क्या किया है आपने मेरे लिए? नहीं आप बताइए कहाँ नहीं किया, किस क्षेत्र में नहीं किया? अब गिनाइए मुझे। मैं आनंद जी को उत्तर दे दूं? ना बिल्कुल। अभी आप मुझसे पूछ रहे थे, गिनाइए। चलिए बुलाइए, गिनाइए। बोलिए। हाल बेहाल परेशान है। आप लोग हम नहीं हैं। अरे ठीक है बोल लीजिए। अच्छा बोल दीजिए। गिनाए तो सही, सरकार इनके गिनाए तो सही, क्यों मैं आपको वापस? एजुकेशन सेक्टर हो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, आपने नोएडा का विषय यहाँ पर उठाया है। आज की ही खबर सुन लीजिए, 2 और कॉलेजेस यहाँ पर खुल रहे हैं। नोएडा जो है आज हम जुमलेबाजी बंद कर दीजिए, अब जाने का समय हो गया। आप बोलिए, आप जुमलेबाजी बंद कर दीजिए। आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए। नहीं घोटाले में घोटाला एक दिन में पट्टे देने वाली पार्टी, घोटाले खुल जाएंगे, जाने दीजिए। मैं आपसे देखिए आपको मेरा वोट चाहिए, आपको मेरा वोट चाहिए। अगर आपको मेरा वोट चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मैं आपके पक्ष में उंगली करूं तो आप मुझे बताइए क्यों करूं? अंबिकानंद सहाय जी, चलिए मैं आपसे पूछता हूं। अंबिकानंद सहाय, अरे जीवीआर शास्त्री, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ना अंबिकानंद सहाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ना अजीत सिंह किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हूं। क्या यह सवाल पूछना गलत है? क्या दोनों पक्षों से हमें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आपको मैं क्यों वोट दूं? बिल्कुल पूछना चाहिए। क्या अगर गठबंधन आके ये कहे हमें वोट दीजिए क्योंकि मोदी को हराना है, तो क्या मुझे वोट देना चाहिए? नहीं, ये देखिए ये सब्जेक्टिव। या अगर भाजपा ये कहे कि देखो आपको हमें ही जिताना है, तो क्या मुझे उसको वोट देना चाहिए? कि मुझे इसलिए वोट देना चाहिए कि आप मुझे लक्ष्य बताइए, आप मुझे बताइए, आपने आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, आपने मेरे लिए किया क्या है, आप मेरे लिए करेंगे क्या? क्या इस पर नहीं मुझे वोट देना चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए आनंद जी, जब भी चुनाव आता है, चलिए इस पर बहस चलती रहेगी। आप भी सोचिए अखाड़ा में कि आप किस मुद्दे पर, किस विषय पर अपने क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट को वोट देंगे। आप क्या चाहते हैं उनसे सुनना। अखिलेश यादव कन्नौज में चौपाल कर रहे हैं, चलिए वहां चलते हैं। यहाँ हमारे एक समाजवादी साथी भी बैठे हैं, कुक्कू चौहान। एक समय ऐसा था, उनके साथी भी हैं यहाँ पर, कि आलू का किसान बहुत परेशान था पिछली फसल वाले में भी। जब पिछली वर्ष आलू का संकट आया और किसानों को कीमत नहीं मिल पा रही थी और कोल्ड स्टोरों में बुरी तरीके से सड़ रहा था आलू, उस समय याद होगा कि सरकार ने कहा था कि हम आलू को खरीदेंगे और किसान को कीमत देंगे, बाजार भाव से ज्यादा कीमत देंगे।
सरकार भूल गई और उसको याद दिलाने के लिए यही समाजवादी साथी गाड़ी में आलू रख करके लेके गए थे लखनऊ तक। ये हमारे समाजवादी साथी नए थे तो इन्हें मुख्यमंत्री आवास नहीं दिखाई दिया, तो इन्होंने देखा कि जो जो बड़े बड़े घर हैं वहां, उन घरों के सामने ये आलू छोड़ के आ गए। और ये अच्छा हुआ कि जब सवेरे आंख खुली तो एक गवर्नर हाउस में आलू मिला, विधानसभा के सामने भी आलू मिला, लेकिन पूरा साफ था मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने। लगता मुख्यमंत्री आवास के सामने इन्होंने अच्छा आलू भेज दिया था। तो संकट पहले भी था और अभी भी है। सवाल ये है कि जब तक सरकार सामने नहीं आएगी तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। कोई आड़तिया, कोई व्यापारी या कारोबार करने वाला आपकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, कन्नौज में तो आलू की मंडी बन रही थी और मलियाबाद में आम की मंडी बन रही थी, मैनपुरी में अनाज और लहसुन और प्याज की मंडी बना रहे थे। और बाबा रामदेव जी को हमने 400 एकड़ जमीन इसलिए दी कि वो योग के साथ साथ घी का कारोबार भी कर रहे हैं या और चीजों का भी कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे कारोबार करने वालों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा और जो रिस्क लेनी है किसान को कीमत दिलाने के लिए। अखिलेश यादव और मायावती के बीच का साझा कल दोपहर 12 बजे होना है। उससे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर ये कवरेज लाइव होगी। बताएंगे इस गठबंधन का पूरा गेम प्लान क्या है, उनका विजन क्या है, उनका वो जनता के समक्ष जाकर क्या कहेंगे कि मोदी को हराना है, सांप्रदायिक ताकतों को हराना है, जिनको वो सांप्रदायिक कहते हैं। इसके आगे चलिए अब वापस रुक करते हैं। हमने अखिलेश की चौपाल में उनकी बात सुनी। अब अनिला सिंह जी आपसे पूछता हूं, जो मैं सवाल पूछ रहा था और जो मैं जनता से चाहता हूं कि यही सवाल वो हर कैंडिडेट से पूछे कि हम आपको वोट क्यों दें, क्योंकि सामने वाले को हराना है। तो उसके बाद क्या करेंगे? बिल्कुल। सॉरी अनिला जी, वापस चलते हैं जरा अखिलेश यादव की। हेलो, आपको बस सरकार पहचाननी है। इसी में अध्यक्ष जी बहुत सारे और भी सवाल इससे जुड़े हुए आए हैं। मैं उनको समअप करके बहुत सारे साथियों ने मुझे दिए हैं, बहुत सारे उसमें मीडिया से सवाल पूछे थे जो लोगों ने मुझे कहे हैं। लोग किसानों की हालत, लोगों ने लिखा है कि साहब बहुत ही दयनीय हो गई है। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको ठीक करने के लिए बीजेपी सरकार सिर्फ जुमले बनती है। आप उसके बारे में क्या करेंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसी नीतियां बनाएंगे जिससे सरकार को फायदा हो सके, जैसे किसान को फायदा हो सके? सॉरी, देखिए, किसान को मदद कर सकती है सरकार। उसका सिंचाई का पानी मुफ्त हो, खाद सस्ती हो और उसको सुविधाएं मिले सरकार की तरफ से। हालांकि देश में 2-3 प्रदेश हैं जहां अच्छे उदाहरण पेश हुए हैं। एक तेलंगाना में मान लीजिए, एक उड़ीसा में। और समाजवादियों को अगर मौका मिला तो उससे बेहतर मॉडल सरकार किसान के लिए बनाने का काम करेगी। मान लीजिए अभी खेतों में सरसों है, खेतों में सरसों लगी हुई है, लेकिन जब समय आएगा तो क्या कीमत मिल पाएगी आपको? और जब कभी भी बात आएगी तो पता लगा हम मंच से स्वागत करते हैं ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी लोकसभा से ऑनरेबल श्रीमती डिंपल यादव जी का। So we have on the stage joining Srimati Dimple Yadav ji, Honorable Member of Parliament from here. The team from Twitter. Thank you. Please join us.
जो कि मैं कह रहा था उस समय। अजय, आपका स्वागत हो गया। अजय, आप सबका धन्यवाद, डिम्पल की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी आपका सबका धन्यवाद स्वागत के लिए। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि किसानों को कीमत कैसे मिले, और मैं उदाहरण शुरू कर रहा था सरसों का खेत देकर के, सरसों की बात को लेकर के। इधर देश में हमारे प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी हिस्से हैं भारत के जहां पर बड़े पैमाने पर सरसों होती है, और हमें और आपको तो खाना सरसों के तेल का ही अच्छा लगता था एक समय पर। कुछ चीजें हमारी माताएं बहनें बैठी हैं वो जानती होंगी कि घी में नहीं स्वाद आएगा उन चीजों का, अगर वो सरसों के तेल में बने तो ज्यादा स्वाद आएगा। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि कुछ साथी ये कहें कि भाई चिकन भी सरसों के तेल में बनेगा तो अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन सवाल मैं ये कह रहा हूं कि सरसों की कीमत अगर मिल जाए तो शायद किसान ज्यादा सरसों पैदा करने लगे। लेकिन जो आप खाते पीते हैं, बड़े बड़े लोग जो तेल खाने का भेज रहे हैं वो सरसों का नहीं है। अगर वो सरसों का तेल हो तो शायद सरसों का कीमत भी आपको मिल जाए, क्योंकि वो तेल कहीं और से आ रहा है, पानी के जहाज के रास्ते दूसरे देश से होकर के आपके देश में आ रहा है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था दुनिया में आज बन गई है, हम उसको रोक भी नहीं सकते। हम कैसे रोकेंगे वो व्यवस्था? इसलिए एक एक चीज को समझना होगा हमें कि हमारे देश की पॉलिसी क्या बने, देश में क्या व्यवस्था लागू हो। अब तो आटा भी पैक करके खाते हैं लोग। लोग समझते हैं कि पैक वाला आटा ज्यादा अच्छा है। कभी कभी शहर में जाते होंगे, कन्नौज में या कहीं और, तो आप देखो कि जो काजू की बर्फी है अलग दुकान की, हर एक की कीमत अलग अलग है। तो हमारा मानना यह है कि जब तक खेती और खेती से जुड़े कारोबार को अच्छी तरह नहीं समझा जाएगा और सरकारें उसमें नहीं आएंगी तो शायद किसानों की नहीं मदद हो पाएगी। इसलिए हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप सोच समझ करके सरकार को चुने और सोच समझ करके अपने नेता को चुने, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो 5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। ये सड़क पे जो चल रहे हो, ये समाजवादी न बने होते तो सड़क कहां से आती? इसीलिए तो हमारे वो अभी फसल बचा रहे हैं अपने आलू की, वो तार लगा के भी नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि सरकार दूसरी आ गई। और याद करना साथियों, इसी से सरकार बनी थी उनकी, इसी बात से सरकार बनी थी। बताओ, दुनिया में कहीं ऐसा सोच सकते हैं आप जहां के हमारे मेहमान या जहां के लोग आए, जिस ट्विटर के माध्यम से हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या दुनिया के उस हिस्से में लोग ये अगर सोचें और जाने तो क्या सोचते होंगे हमारे और आपके बारे में? हमारे और आपके बारे में न जाने क्या कैसे ख्याल आते होंगे। इसलिए जहां दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम लोगों को भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे बन जाएं, समझदार बन जाएं, अच्छे और बुरे का तय करने जान जाएं और जाति धर्म भूल जाएं। ये हमारे देश में जाति वाला मामला हम भूलते ही नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा अगला सवाल ले लें आप। अगला सवाल लोगों के बीच से है। श्री विजय वर्मा जी सवाल पूछना चाहते हैं, इसी से जुड़ा हुआ। आपको माइक दे दिया जाए। माइक दे रहे हैं आपको। विजय, 1 मिनट वर्मा साहब जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं विजय वर्मा, किसान हशेरन। मैं हमारे किसान साथी अपना दर्द भरा हुआ बयां करता हूं कि रात में हम लोग जगते हैं, बीमार पड़ गए हैं। हमारे बच्चे जो मजदूरी और किसानी मेहनत मजदूरी करते थे, वो दिन में गायों और सांडों को रखाते हैं। इसलिए हमारे बच्चे न तो कहीं नौकरी के लिए निकल पाते हैं और न कहीं मजदूरी कर पाते हैं। इसलिए साहब, मैं आपके ये संज्ञान में लाना चाहता हूं
कि हमारे किसान भाइयों की इस दर्द का निवारण कैसे हो। धन्यवाद। धन्यवाद। ये जो दुख और तकलीफ आपने बताई है, ये केवल आपकी नहीं है। प्रदेश में बहुत बड़े हिस्से में लोग इसी से परेशान हैं। जो बात आज से 2.5 साल पहले हमें और आपको गरीब लोगों को अच्छी लग रही थी, वही परेशानी बन करके आई है। मुझे याद है एक नौजवान जो मुझे टकरा गया एक जगह, मैं श्रावस्ती में गया, उस समय सरकार आपकी थी, वो नहीं पहचान पाया कौन है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि हम चुनाव क्यों हार गए। उसने कहा कि आपने गाय कटवा दी इसलिए चुनाव हार गए। तो याद कीजिए वो समय जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। आपको तो ये लगता था कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों के स्लॉटर हाउस हैं, ये तो शायद स्लॉटर हाउस हमारे हैं, आपको लगता था। लेकिन सच्चाई ये है, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों के स्लॉटर हाउस हैं। और एक भी स्लॉटर हाउस नहीं बंद हुआ। हमें आपको कहा गया मंचों से, मोबाइल समय कम